हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष यादव, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मैट्रिसेस, आव्यूह। तो हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूह की समानता, डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट, एक आव्यूह और एक सारणिक में क्या अंतर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह की सारणिक क्या होती है, एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक आव्यूह की संयुग्मी आव्यूह क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करती हूँ। मैट्रिक्स, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus y plus 3z equals to 8। सेकेंड इक्वेशन है -x plus 2y plus z equals to 4 एंड थर्ड इक्वेशन है 3x plus y minus 4z equals to 0। यहाँ पर ये मैंने तीन रेखीय समीकरण लिए हैं और इन तीन रेखीय समीकरणों का एक निकाय माना है। तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं x, y, z, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन में है 2, -1, 3, सेकेंड इक्वेशन में है -1, 2, 1 एंड थर्ड इक्वेशन में है 3, 1, -4। तो ये यहाँ पर नंबर्स हैं सभी। इन सभी नंबर्स को हम इसी ऑर्डर में एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, तो हमें ये एक रेक्टेंगुलर एरे मिलता है। ये रेक्टेंगुलर एरे ही मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 2, -1, 3, -1, 2, 1, 3, 1, -4, इनको हम कहते हैं रोज। तो यहाँ पर 2, -1, 3 ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, -1, 2, 1 ये सेकेंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3, 1, -4 ये थर्ड रो को रिप्रेजेंट करता है, जिनको रिस्पेक्टिवली हम R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइंस हैं, पहली वर्टिकल लाइन है 2, -1, 3, तो ये एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है -1, 2, 1, ये सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड कॉलम है 3, 1, -4, इसको हम यहाँ पर C3 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी हमारे पास उनको लिखेंगे, फिर एक क्रॉस का सिंबल बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स हैं 2, -1, 3, -1, 2, 1, 3, 1, -4, ये x, y, z के कोफिशिएंट्स थे जिनको हमने इस रेक्टेंगुलर एरे में इसी ऑर्डर में रखा है। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को एनक्लोज करने के लिए हम ये दो ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इन दोनों में से कोई भी ब्रैकेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स का सिंबल है और मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ली हैं, एक कैपिटल A और एक कैपिटल B। तो आइए देखते हैं इनका ऑर्डर क्या होगा। पहली मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू, इसकी फर्स्ट रो है 1, 2, 3 और सेकेंड रो है 4, 5, 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 2। तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए यहाँ सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद एक क्रॉस का सिंबल बनाएंगे, देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहला कॉलम है 1, 4, दूसरा कॉलम है 2, 5 और तीसरा कॉलम है 3, 6। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर 3 रो हैं, एक क्रॉस का सिंबल बनाएंगे और कॉलम है 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे। तो हमारे पास इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/2। अब हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। तो एक जनरल मैट्रिक्स को लिखने के लिए मैंने कैपिटल A लिया है। इन शॉर्ट हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट लगाकर AIJ
और जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए हम किस तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने जनरल मैट्रिक्स ली है वो ली है मैंने m बाई n ऑर्डर की। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने m रोज ली हैं और n कॉलम्स लिए हैं। तो इसकी सबसे पहली रो लिखने के लिए देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है aij, तो यहाँ पर जो सफिक्स i है वो ith रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सफिक्स j है वो jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स पहला सफिक्स ith रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा सफिक्स j jth कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट रो लिखनी है तो मैं i को टेक करूँगी 1। तो i को 1 टेक करने पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1। अब j की वैल्यू मैंने ली है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो जब मैं j को 1 पुट करूँगी तो मेरे पास एलिमेंट ये मुझे मिलेगा a11। a11 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब मैंने j को पुट किया है 2, तो a12 एलिमेंट मिलेगा। a12 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब j को मैंने पुट किया है 3, तो a13 रिप्रेजेंट करेगा कि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से लास्ट में मैंने j को पुट किया है n, तो a1n रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से अब मैं i को 2 फिक्स कर रही हूँ यहाँ पर सेकेंड रो बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने i को 2 लिया है एंड j को मैं वेरी करा रही हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो j की वैल्यू मैंने यहाँ ली है 1, फिर ली है 2, फिर 3, इसी तरीके से लास्ट में ली है मैंने n, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम मैंने लिए हैं n। तो मेरे पास सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2n। तो यहाँ पर a21 जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से लास्ट रो में मैंने i को पुट किया है m, ये फिक्स कर दिया है मैंने यहाँ पर, और j को मैंने वेरी कराया है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो जब मैंने j की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर ये बन गया am1, j की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो ये बन गया am2 एंड सो ऑन। लास्ट में मैंने j को पुट किया है n, तो ये बन गया amn। इस तरीके से हम एक m बाई n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देने के लिए मैं डिफाइन कर रही हूँ, एनी 1 by n मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। एक 1 by n ऑर्डर की मैट्रिक्स, 1 by n ऑर्डर का मतलब हुआ कि इसमें एक रो और n कॉलम है। मीन्स रो तो आपको एक ही लेनी है और कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी रो मैट्रिक्स, या हम इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, कैपिटल A इज इक्वल टू 2 6 9। तो देखिए यहाँ पर कितनी रो है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन है जिसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और कॉलम्स को देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है जिसको मैंने यहाँ C1 से रिप्रेजेंट किया है, ये सेकंड कॉलम है इसको मैंने यहाँ C2 से रिप्रेजेंट किया है, और ये थर्ड कॉलम है इसको मैंने यहाँ पर C3 से रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक रो ली है और ये 3 कॉलम लिए हैं। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 1 by 3। तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है इसलिए इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। एनी m by 1 मैट्रिक्स विच हैज़ m रोज एंड ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। एक m by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें m रोज हो और सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। इसका दूसरा नाम कॉलम वेक्टर भी है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मुझे एक ऐसा
एग्जाम्पल लेना होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती हैं। तो मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक कॉलम है और 3 रो ली है। तो यहाँ देखिए 4 1 3 ये फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको C1 से डिनोट कर दिया है। ये 4 फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके आगे मैंने लिखा है यहाँ पर R1। ये 1 सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके आगे लिखा है R2। और 3 थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके आगे लिखा है R3। इसका मतलब यहाँ पर मैंने एक कॉलम लिया है और 3 रो ली है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 by 1। अब क्योंकि इसमें एक कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। The m by n matrix whose all elements are 0 is called a null matrix or zero matrix and denoted by this symbol। एक m by n ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हों, मीन्स आप यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 होंगे वो कहलाती है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है और एक ये 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है। तो आप देख रहे हैं पहले एग्जाम्पल में इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। और जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया है उसमें भी सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ये भी एक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हिंदी में कहते हैं वर्गाव्यू। एन m by n मैट्रिक्स इन विच m इक्वल्स टू n। तो हमने एक मैट्रिक्स ली है m by n ऑर्डर की, बट उसमें हमने m को क्या लिया है, m को लिया है n के इक्वल। अब m होती है नंबर ऑफ रोज और n होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, यहाँ पर देखिए कितनी रो ली है मैंने, 3 4 ये फर्स्ट रो है एंड 0 -1 ये सेकेंड रो है। तो मैंने यहाँ पर 2 रो ली हैं। अब कॉलम को देखते हैं। फर्स्ट कॉलम है 3 0 एंड सेकेंड कॉलम है 4 -1। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉलम लिए हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 by 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन गया। सेकेंड में फर्स्ट रो है 2 1 1, सेकेंड रो है 4 -1 7 एंड थर्ड रो है 8 5 4। तो यहाँ पर 3 रो हो गई। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम है 2 4 8, सेकेंड कॉलम है 1 -1 5 एंड थर्ड कॉलम है 1 7 4। तो यहाँ पर 3 कॉलम हो गए, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 by 3। इसका मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह के विकर्ण अवयव क्या होते हैं? तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के हम विकर्ण अवयव निकालते हैं, विकर्ण के अवयव निकालेंगे तो वो होते हैं a11 a22 a33 एंड सो ऑन ann। क्योंकि एलिमेंट्स को आप aij से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना होगा i = j। तो जब हम i = j लेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ai। अब हम i को 1 2 3 एंड सो ऑन पुट कर देंगे। तो जब मैं i को 1 पुट करूँगी तो मुझे मिलेगा a11 पहला डायगोनल का एलिमेंट। फिर मैं i को 2 पुट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा a22, ये डायगोनल का दूसरा एलिमेंट होगा। इसी तरीके से 3 एंड सो ऑन, लास्ट में मैंने पुट किया है i को n। तो a11 a22 a33 एंड सो ऑन ann ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। और ये जिस लाइन के अलोंग लाई करते हैं उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स या मुख्य विकर्ण। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है डायगोनल के एलिमेंट्स को समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है 1 वो है a11, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a11 से। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है a12 से।
और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है A13 से। सिमिलर वे में ये एलिमेंट होगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देखिए अगर हमें इसके डायगोनल के एलिमेंट्स निकालने हैं तो सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? A11 की जगह है 1, तो ये डायगोनल का एलिमेंट हो गया। फिर A22 पोजीशन की जगह है 5, तो 5 हमारा डायगोनल का एलिमेंट हो गया। एंड A33 की जगह हमारा है 8, तो हमारा 8 डायगोनल का एलिमेंट हो गया। और ये जो लाइन है 158 वाली, जो ये लाइन है जिसको मैंने इस सिंबल से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो आपको ध्यान रहे मुख्य विकर्ण हमारा लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है और एंड में राइट कॉर्नर पे जाके ख़त्म होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3, 5, 6 इसको मुख्य विकर्ण ले लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको जो मुख्य विकर्ण लेना है वो हमेशा इस कॉर्नर से स्टार्ट करके और इस कॉर्नर तक लेना है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है? A square matrix A equals to Aij whose elements above and below the principal diagonal are all 0। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के और नीचे के सभी अवयव 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसको, जो एक मैंने मैट्रिक्स ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, और उसकी फर्स्ट रो मैंने ली है D1 0 0 एंड सो ऑन 0, सेकेंड रो ली है 0 D2 एंड सो ऑन 0, एंड लास्ट रो ली है 0 0 एंड सो ऑन Dn। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा वो, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो लेफ्ट कॉर्नर से ये एंड में राइट कॉर्नर, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा। और ये D1 D2 Dn ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर अगर ऊपर के और नीचे के सभी एलिमेंट 0 हों, तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर के सभी एलिमेंट 0 टेक किए हैं और इसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 टेक किए हैं, तो इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है A equals to 2 0 0 0 3 0 0 0 -5। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है वो है 2 3 -5। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 3 -5 के ऊपर के सभी एलिमेंट और नीचे के सभी एलिमेंट मैंने 0 टेक किए हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट मैंने B लिया है 2 0 0 6। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो होगा 2 6, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के और नीचे के सभी एलिमेंट मैंने 0 टेक किए हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? A diagonal matrix whose diagonal elements are all equal is called a scalar matrix। A diagonal matrix, तो सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने जस्ट अभी डिफाइन की है, क्या होती है? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे के सभी एलिमेंट 0 हों। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट यदि सभी इक्वल होंगे तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने देखिए यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स ली है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारा मुख्य विकर्ण है या जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये है, इसके ऊपर के और नीचे के इसके ऊपर के और नीचे के सभी एलिमेंट, देखिए मैंने 0 टेक किए हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स का तो एग्जांपल हो गया। बट ये स्केलर मैट्रिक्स तब बनेगी जबकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल लिए हैं और मैंने इसको लिया है यहाँ पर 2। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। आप यहाँ पर 2 की जगह 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिया है यहाँ पर k
अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप इक्वल एलिमेंट अगर 1 टेक करते हैं तो आपका यहाँ आ जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप इक्वल एलिमेंट 1 टेक करते हैं तो ये आपकी बन जाएगी यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं। यदि उस डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होंगे तो वो हमारी कहलाएगी यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए हमें सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स लेनी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के उसके ऊपर के और नीचे के सभी एलिमेंट 0 टेक कर लेंगे। और यहाँ पर क्योंकि आप यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख रहे हैं तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर ये सभी एलिमेंट आपको इक्वल लेने हैं और वो भी लेना है 1। तो यहाँ पर हर जगह आप लिख देंगे 1। तो इस तरीके से ये आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल बन जाएगा। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix capital A equals to Aij is called an upper triangular matrix if Aij is equal to 0 whenever I is greater than from J। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जबकि हमारा जब भी I J से बड़ा होगा उस केस में Aij की वैल्यू वहाँ 0 हो। तो इसके एग्जाम्पल को समझाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने ये पहले एग्जाम्पल में एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है। तो इसमें जब भी i j से बड़ा होगा तो वहाँ हमें aij की वैल्यू 0 टेक करनी है। तो देखिए i j से बड़ा कहाँ कहाँ होगा, यहाँ देखिए आप a11 में पहला जो 1 है सफिक्स वो i को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा सफिक्स है वो j को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर i और j की वैल्यू दोनों हो गई इक्वल। देन a12 में i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2, यहाँ भी i छोटा है j से। नेक्स्ट एलिमेंट में a13 i है 1 और j है 3, यहाँ भी i की वैल्यू j से छोटी है। अब जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं तो ये एलिमेंट था हमारा a21। तो a21 में i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हमारा जो 2 है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब i बड़ा हो गया j से। तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देने के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 टेक करनी है, इसलिए मैंने a21 को यहाँ पर लिया है 0। अब a22 में i और j दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट a23 में i छोटा है j से, बट हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है, जब भी i j से बड़ा होगा तो हमें वहाँ पर aij की वैल्यू 0 करनी है। तो अब यहाँ पर a31 पर आते हैं। a31 में आपका जो 3 है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब i बड़ा हो गया j से, तो हमें यहाँ पर a31 की जगह लेना होगा 0। इसी तरीके से आ जाइए a32 में। a32 में भी 3 2 से बड़ा है तो हम इसकी जगह टेक कर लेंगे 0। और लास्ट है a33, यहाँ i और j इक्वल है। तो अब आप यहाँ देखिए ये हमारी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका a11 a22 a33 ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे के सभी एलिमेंट होंगे उनमें i बड़ा होगा j से। तो जब वहाँ i बड़ा होगा j से तो इसका मतलब वहाँ जो आप aij की वैल्यू टेक करेंगे वो आपको 0 लेनी है। तो आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के यदि सभी एलिमेंट 0 हैं तो वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये मैंने इसका सेकेंड एग्जांपल लिया है, ये भी एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर उसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 टेक कर लिए हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल और ऊपर के एलिमेंट आप कुछ भी टेक कर सकते हैं। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बस कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर i ग्रेटर देन फ्रॉम j की जगह होगा i लेस देन फ्रॉम j। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है
प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पर आएगा ये A12 एलिमेंट, ये होगा A13 एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट होगा A23 एलिमेंट। इन तीनों ही एलिमेंट में I लेस होगा J से। तो जब यहाँ पर I लेस है J से तो आपको Aij की वैल्यू यहाँ पर 0 टेक करनी पड़ेगी। इसका मतलब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के यदि सभी एलिमेंट 0 हैं तो वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। तो इसका मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट को 0 टेक किया है और प्रिंसिपल डायगोनल एंड इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को मैं कुछ भी टेक कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बना सकते हैं। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू Aij इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है तो वो कहलाती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए ये लोअर भी है और ये अपर भी है। लोअर इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सब एलिमेंट 0 हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और अपर ट्रायंगुलर इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन गया। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। Two matrices A and B are said to be equal if their order are same and the corresponding elements are same. दो आव्यूह आपस में कब इक्वल होंगी? तो दो आव्यूह के इक्वल होने के लिए शर्त है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ली हैं A and B। तो सबसे पहले तो हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2 क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम है। जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी है 2 by 2 क्योंकि यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं। देखिए A11 है यहाँ पर 1 A मैट्रिक्स में और B मैट्रिक्स में A11 भी 1 है, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के अंदर A11 की वैल्यू हो गई 1। अब A12 चेक करिए, यहाँ पर A12 है 0 और B मैट्रिक्स में भी A12 है 0, तो ये भी सेम है। A21 यहाँ पर 3 है और B मैट्रिक्स में भी A21 3 है। लास्ट A22 कैपिटल A में 6 है और कैपिटल B में भी 6 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर एक भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल नहीं होगा तो फिर वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगी। ये एक एक्सरसाइज दी है करने के लिए। तो यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल हैं। इन तीनों न्यूमेरिकल्स में आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि तीनों ही न्यूमेरिकल्स में 2 मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं। तो क्योंकि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं इसका मतलब इनके ऑर्डर सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, तीनों क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखकर वहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बन के आ जाएंगी और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ए मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट। एक सारणिक और एक आव्यूह में क्या अंतर होता है? सबसे पहले तो सिंबल का ही चेंज है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए हम 2 स्ट्रेट लाइंस का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है अ मैट्रिक्स A कैन नॉट बी रिड्यूस टू ए नंबर वेयर एज द डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस टू अ नंबर। एक मैट्रिक्स को हम एक नंबर में रिड्यूस नहीं कर सकते, जबकि डिटर्मिनेंट को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आती है। इट मीन्स हम डिटर्मिनेंट को एक नंबर में रिड्यूस कर सकते हैं। Next is in a matrix interchanging the rows and columns a different matrix is formed, while in a determinant an interchange of rows and columns does not change the value of determinant except the sign of value of determinant। एक मैट्रिक्स में जब हम 2 रोज
या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारी एक डिफरेंट मैट्रिक्स बनकर आती है, जबकि डिटर्मिनेंट में जब हम रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है। नेक्स्ट इज in a matrix the number of rows may or may not be equal to a number of columns, while in a determinant the number of rows is equal to the number of columns. एक मैट्रिक्स में रोज ज़रूरी नहीं है कॉलम्स के इक्वल ही हो भी सकती हैं और नहीं भी, बट डिटर्मिनेंट के अंदर जो हमारी नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। मीन्स डिटर्मिनेंट में जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, रोज एंड कॉलम्स इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है तो उसकी हम सारणिक कैसे बनाएंगे? तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करी है कैपिटल ए, क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमारी जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स ही लेनी होगी जिसमें जितनी रो उतने कॉलम, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम ये सिंबल यूज करते हैं DETA, इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और या फिर हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं, दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पर और उसके अंदर लिखेंगे ए, तो हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लिखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसकी फर्स्ट रो है 1 0 1, सेकेंड रो है 2 1 2 एंड थर्ड रो है 5 2 3। तो जब मैं इसकी डिटर्मिनेंट लिखूंगी तो मुझे लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगी यहाँ पर। और जो मैट्रिक्स का सिंबल है ब्रैकेट, उसको मैं 2 स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर दूंगी और बाकी सेम एलिमेंट आप इसके अंदर लिख देंगे जो कि मैट्रिक्स के अंदर थे। अब ये एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। इस डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी -2। तो इस तरीके से हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। A square matrix capital A is said to be singular if determinant A is equal to 0। किसी वर्ग आव्यूह को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जबकि उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो वो हो 0। तो एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कैपिटल A इज इक्वल टू 2 4 4 8। जब मैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगी तो इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे डिटर्मिनेंट में, और उसको सिंप्लीफाई करूंगी तो देखिए वैल्यू आ रही है 0। तो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट A निकाला और वो आ गया 0। तो अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आती है 0 तो वो कहलाएगी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। A square matrix capital A is said to be non-singular if determinant A is not equal to 0। किसी वर्ग आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह तब बोलेंगे जबकि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू होगी वो होगी नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है कैपिटल A इज इक्वल टू 2 3 1 1, जब मैं उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगी तो देखिए कितनी आ रही है वो निकल के -1। तो जो -1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, और आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक आव्यूह की संयुग्मी आव्यूह क्या होती है? तो किसी आव्यूह का संयुग्मी आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले तो उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे उनको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे संयुग्मी आव्यूह। तो हमने संयुग्मी कहाँ पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस iy होता है तो उसका जो संयुग्मी होता है या कॉन्जुगेट होता है वो होता है z बार इक्वल्स टू x माइनस iy। तो यहाँ पर मैं जो मैट्रिक्स लूँगी उसके मैं एलिमेंट्स लूँगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मुझे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालने के लिए
मैं नोटेशन यूज़ करूँगी ए बार, और ये मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है। कैपिटल ए इज इक्वल टू मैंने लिया है 1 + i, 3 - 3i, और सेकेंड रो है 2i, 4 + 5i। तो यहाँ मैंने ये जो मैट्रिक्स टेक करी है उसके जो एलिमेंट्स लिए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, क्योंकि मुझे इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं रिप्रेजेंट करूँगी उसको ए बार से। ए के ऊपर ये सिंबल लगाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कैपिटल ए। तो बस हमें क्या करना है, जो कैपिटल ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्जुगेट्स टेक करने हैं। तो देखिए 1 + i का जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा, 1 - i। 3 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 3i। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमें साइन चेंज करना होता है। अब यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, +2। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा -2i। 4 + 5i का इसी तरीके से कॉन्जुगेट होगा 4 - 5i। और हम इस तरीके से एक मैट्रिक्स से कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।